कहते हैं कि अगर हिम्मत से हर बीमारी का सामना किया जाए तो बीमारी हार जाती है, हिम्मत जीत जाती है और हमारी ज़िंदगी वापस से हेल्दी हो जाती है। और नमा होम्योपैथी इज़ हेल्थ एंड होम्योपैथी में हम आपके हेल्थ के बारे में ही बात करते हैं और किस तरह से होम्योपैथी के ज़रिए आपको ठीक किया जा सकता है, इस बात पर हमारा फोकस होता है। और आज का हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है। नमस्कार, मैं हूं निकेता साने खंगार और आप देख रहे हैं यूसीएन न्यूज़ एंड नमा होम्योपैथी से हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर चंदा गुप्ता। हेलो मैम एंड वेलकम। सो आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही खास टॉपिक है, क्योंकि जहाँ पर भी बच्चे इन्वॉल्व होते हैं पेरेंट्स का इंटरेस्ट उस टॉपिक में हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि ऑफ कोर्स दुनिया ही हमारी पेरेंट्स की जो है वो बच्चों से जुड़ी होती है। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी आपसे कि ये होता क्या है और इसमें कौन सी बीमारियाँ जो है वो शामिल होती है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मीन्स देखिए, जो बच्चे इससे जूझते हैं उनका जो ब्रेन का विकास होता है वो कंपैरेटिवली बाकी चिल्ड्रन से या बाकी बच्चों से कम होता है या सही तरीके से नहीं हो पाता है। एक डेवलपमेंट मीन्स होता है कि हर स्टेज पे कुछ ना कुछ नया सीखना, तो वो जो सीखने की क्षमता होती है वो इन बच्चों में कम होती है। इसमें बेसिकली मोस्ट कॉमनली जो हमें देखने मिलता है वो होता है ADHD, ऑटिज़म एंड डिसलेक्सिया। ये बहुत ही कॉमन तौर पे देखने को मिलता है और ये मेनली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में ज़्यादा दिखता है। जिसके कारण उनका जो लाइफस्टाइल है और पेरेंट्स का लाइफस्टाइल है वो भी अफेक्ट हो जाता है। पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि उनका बच्चा सीख नहीं पा रहा है ठीक से, या तो वो उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चिंता का कारण हो जाता है। राइट। सो अभी आपने इन डिजीज़ेस के बारे में बताया कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में क्या क्या आता है, लेकिन अगर मैं आपसे डिटेल में पूछूं तो क्या ये डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, डेवलपमेंट ही नाम है, तो थ्रू आउट द टीनेज डेवलपमेंट जो है वो होती रहती है, तो ये क्या डिसऑर्डर्स इन्फेंट्स में या टॉडलर्स में या फिर स्कूल गोइंग, मतलब कभी भी हो सकता है या फिर इसके पहले से कुछ साइंस आते हैं? देखिए, मोस्ट कॉमनली तो ये स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में ही देखने को मिलता है, बट ऑटिज़म जो है वो 3 साल के पहले भी हमें देखने मिलता है, उसके सिम्टम्स प्रेजेंटेशन शुरू हो जाते हैं। और जो ADHD है वो 12 साल के पहले ज़्यादातर देखने मिलता है, बट अगर इसे हम कंट्रोल नहीं किए तो ये अडल्ट में भी देखने मिलता है, जिसे बोलते हैं अडल्ट ADHD। तो मोस्टली स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। तो ये ADHD होता क्या है, मतलब इसमें एक्चुअली क्या होता है? ADHD का फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट मतलब ध्यान लगाने की कमी, और हाइपर एक्टिविटी मतलब बहुत ही ज़्यादा चंचल होना। तो ये जो बच्चे होते हैं हद से ज़्यादा चंचल होते हैं, इन्हें एक जगह पे बैठने में या कंसंट्रेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके टाइप्स होते हैं, एक होता है लाइक इनअटेंटिवनेस और दूसरा होता है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन, और थर्ड होता है दोनों का कॉमन। इनअटेंटिवनेस में क्या होता है कि अक्सर हम देखते हैं कि लाइक बच्चे जो होते हैं स्कूल में क्लास चल रहा होता है तो सभी बच्चे ध्यान देते हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है क्लास में, बट उसमें से एक आधा बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने ही ख्यालों में, अपने ही सपनों में खोए रहते हैं। कभी विंडो के बाहर देखना, क्लास में चल क्या रहा है ये ध्यान ही नहीं होता उनका। अगर घर का एग्जाम्पल लिया जाए तो घर के बड़े बुजुर्ग या पेरेंट्स ही बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं कि बेटा कुछ कर दो या फिर एक गिलास पानी ही ला दो, तो उनका ध्यान ही नहीं होता कि उनको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, कुछ बोला जा रहा है, बिल्कुल ध्यान नहीं होता, वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो ही नहीं करते हैं। और स्कूल की बात और एक आधा एग्जांपल लिया जाए तो ये बच्चे इतने ज़्यादा भुलक्कड़ होते हैं कि हर दिन स्कूल जाते कुछ ना कुछ भूल कर आते, जैसे उनके पेरेंट्स को हर दिन नया पेंसिल, नया इरेज़र देने की ज़रूरत पड़ती है, तो भूल जाते हैं। छोटी छोटी सिले मिस्टेक्स करना, जो होमवर्क करते हैं उसमें मिस्टेक्स करना, और ये लगातार चलता रहता है। तो ये सारे मिस्टेक्स हमें देखने मिलते हैं इन बच्चों में। और दूसरा एग्जाम्पल जो दिया जाए कि सेकंड टाइप जो है प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव प्रेजेंटेशन जो होता है, इसमें बच्चे इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव रहते हैं कि यदि उनको हम बोले कि एक जगह पे बैठ जाओ तो वो एक जगह पे बैठ ही नहीं सकते। क्लास में भी सडनली उठकर बैठ जाते हैं, लाइक बैठे हैं तो सडनली उठ जाएंगे। और जो गेम खेलते हैं, टॉयज़ के साथ खेलते हैं, तो मल्टीपल गेम्स एक साथ खेलते हैं बट एक को भी फिनिश नहीं करते। तो ये एक हाइपर एक्टिविटी दिखने को मिलता है बच्चों में। और ज़्यादा बातचीत करना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बड़बड़ करते रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि कहाँ कितना बोलना चाहिए, या तो कभी कभी बहुत ज़्यादा शांत हो जाते हैं, तो ये एक हाइपर एक्टिविटी दिखता है। और ये बच्चे बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर स्कूल में MCQ टाइप के क्वेश्चन दिए जाए
तो वो इजीली कर लेते हैं, बट वही लॉन्ग आंसर्स या शॉर्ट आंसर्स अगर उन्हें बोला जाए तो वो कर नहीं पाते, उन्हें बहुत जल्दी बोर हो जाता है, वो कंप्लीट ही नहीं कर पाते। और जहाँ पे भी ज़्यादा मेंटल एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे फॉर एग्जांपल चेस का गेम ले लिया जाए, तो उसमें कैसा होता है बहुत ज़्यादा मेंटल कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरह का गेम वो नहीं खेल पाते, मतलब शांत रह ही नहीं सकते हैं, शांत रहना इनसे नहीं हो पाता। और अगर इम्पल्सिवनेस में देखा जाए तो अगर घर में बड़े लोग बात कर रहे हैं तो सडनली ये बच्चा उठ के खड़ा हो जाएगा और बीच में उनकी बातों को रोक देगा। और ये बच्चे, स्कूल का एग्जांपल लिया जाए तो स्कूल में हम बच्चों को बोलते हैं लाइन से खड़े रहो, एक के बाद नंबर आता जाता है, तो ये अपने नंबर का वेट ही नहीं कर सकते, एक लाइन में नहीं खड़े रह सकते। सडनली अब्रप्टली आंसर कर देना, पूरा क्वेश्चन सुने बिना ही बीच में ही आंसर कर देते हैं, तो इस तरह के इम्पल्सिवनेस इन बच्चों में देखने को मिलता है। राइट। पर जहाँ तक अभी आपने कुछ एग्जांपल्स ADHD के दिए, तो मेरा सवाल अगला ये है कि कई बार ये जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो भी तो इस टाइप का बिहेवियर करते हैं, तो पेरेंट्स इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करें? आपकी तरफ आने से पहले उन्हें डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है कि इस पॉइंट पे शायद मुझे अब डॉक्टर से जाके मिलना है, तो वो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? देखिए, ये सब जो भी सिम्टम्स बताइए कॉमनली देखने मिलता है, बाकी चिल्ड्रंस में भी देखने मिलता है, बट ऐसे ग्रुप ऑफ सिम्टम्स नहीं रहेंगे, एक साथ सभी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होंगे। तो जिनमें ज़्यादा सिम्टम्स प्रेजेंट हो और कंसिस्टेंटली प्रेजेंट हो, जैसे कि 6 महीने से ज़्यादा, इसके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जिससे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं DSM-5 क्राइटेरिया। तो उससे हमें, जब बच्चा आता है तो सभी बच्चे को लाइक ADHD होगा या ऑटिज़म होगा या डिसलेक्सिया होगा, ऐसा नहीं होता, कुछ चीज़ें नॉर्मल होती है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे ग्रो होते हैं, डेवलपमेंट होता है, तो वो उनका इंक्यूजिटिवनेस, मतलब जानने की इच्छा, एक क्वेश्चन ये क्यों है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो वो इच्छा, क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है। बट लेकिन हमें डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है, मतलब एक कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंटली प्रेजेंट रहा अगर सिम्टम, तो ज़रूर इस पे चिंता करने की आवश्यकता होती है। ओके, मतलब ये पैटर्न में बिहेव करते हैं, इन बच्चों का एक पैटर्न आ जाता है, तो उस पैटर्न को डिस्टिंग्विश करना यहाँ पर आसान हो जाता है। अगर हम बात करें कि ये होता क्यों है, तो क्या बताएंगे? पैटर्न्स की बात किया जाए तो इसमें ऑटिज़म और डिसलेक्सिया भी आता है। ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया कि 2-3 साल के पहले ही सिम्टम्स हमें दिखने लग जाते हैं, बट पेरेंट्स को अवेयरनेस ही नहीं रहता, इसीलिए एक डेट है 2 अप्रैल, उस दिन को हम ऑटिज़म अवेयरनेस डे ऐसे सेलिब्रेट करते हैं ताकि हम पेरेंट्स को बता सकें कि ऑटिज़म के सिम्टम्स क्या होते हैं। ऑटिज़म भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल ही डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि बच्चे का जो कम्युनिकेशन स्किल होता है, जो सोशल लोगों से मिलने का जो रहता है, वो नहीं हो पाता और एक रिपीटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर करते हैं। इसमें भी टाइप्स होते हैं, एक होता है लाइक कम्युनिकेशन और सोशल स्किल में लैकिंग, मतलब वो बराबर से नहीं हो पाता, जैसे 4 लोगों में मिलजुल कर रहना, दोस्ती करना, दोस्ती को मेंटेन करना, या सोशल गैदरिंग में जाना, जैसे शादी में जाना या क्राउडेड प्लेस में जाना, ये इन बच्चों से नहीं हो पाता। और आई टू आई कांटेक्ट भी नहीं कर पाते ये बच्चे, और अपने इमोशंस, अपने एक्सप्रेशंस नहीं बता पाते, शेयर नहीं कर पाते, ज़्यादातर ये अकेले रहना ही प्रेफर करते हैं। और दूसरा देखा जाए तो एक रेपिटेटिव और रेस्ट्रिक्टेड बिहेवियर रहता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो बच्चे होते हैं इनका खेलने का तरीका ही अलग होता है, बाकी बच्चे कुछ अलग तरीके से खेलेंगे, बट ये क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल टॉयज़ को एक लाइन में अरेंज करके रखना, एक के ऊपर रखना, बट यदि किसी ने उस टॉयज़ का अरेंजमेंट बिगाड़ दिया तो ये बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इनका एक रूटीनिस्टिक लाइफस्टाइल होता है, लाइक सेम तरह का खान पान, डेली दाल चावल ही खाना, चेंज चाहिए ही नहीं, टॉयज़ में भी चेंजेस नहीं चाहिए। तो एक ये रेपिटेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है, और वो जो दिख कर भी आता है, बाकी बच्चे अलग तरीके से खेलते हैं बट ये अलग खेलते हैं। तो ये इनको कैसा होता है कि नॉइस से, टच से एवर्जन होता है, लोगों में रहना ही नहीं है, अकेले रहना है, अपनी दुनिया में रहना है। तो ये कुछ सिम्टम्स हमें ऑटिज़म में देखने को मिलते हैं। और बात किया जाए डिसलेक्सिया की, तो डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स कुछ सीखने की जो क्षमता होती है उसमें समस्या आना, ठीक है। और रीडिंग डिसेबिलिटी होती है, पढ़ने में, समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इसका अगर हम बेस्ट एग्जांपल लिया जाए तो एक मूवी आई थी आमिर खान की, जिसको वो दिखाया गया है, उनके पेरेंट्स को लगता, वो कंपेयर करते थे अपने बड़े बेटे से कि मेरा बड़ा बेटा इतना इंटेलिजेंट है और ये जो है इतना पुअर है स्टडीज़ में, इसको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ाई में, तो वो उसका स्कूल चेंज करने की कोशिश करते हैं। इस मूवी में दिखाया गया है कि इस बच्चे को आमिर खान मिल जाता है जो समझता है कि ये बच्चा ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
और जैसा कि आपने कहा कि पेरेंट्स का रोल यहाँ तो डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये सारे कुछ कॉजेज़ देखने को मिलते हैं। ओके। सो जब कोई पेरेंट आपके पास डायग्नोसिस के लिए या ट्रीटमेंट के लिए आता है तो नमा होम्योपैथी में किस तरह से उन्हें ट्रीट किया जाता है? नमा होम्योपैथी में हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इम्यूनोजेनेटिक माइज़मेटिक 6th जनरेशन होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी में हम एक हॉलिस्टिक अप्रोच करते हैं, मतलब बच्चे का फिज़िकल, मेंटल सब कुछ पूछ कर एक कॉन्स्टिट्यूशनल और एक इंडिविजुअलाइज मेडिसिन दिया जाता है। और बच्चे हैं, चिल्ड्रंस है, तो इसमें मदर का रोल बहुत ज़्यादा आता है। तो मैटरनल स्ट्रेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, लाइक जो प्रेगनेंसी का 9 मंथ होता है उस समय पे मदर को कोई स्ट्रेस था क्या, तो ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। होम्योपैथी एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है इन बिहेवियरल डिजीज़ में या बिहेवियरल कंडीशन में। तो होम्योपैथी से बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ती है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो ये प्रॉब्लम्स होते हैं तो बच्चे का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है पूरी तरह से चला जाता है। तो हम बच्चे को और पेरेंट्स को अच्छे से काउंसिल करते हैं जिसके कारण उनका एक कॉन्फिडेंस होता है वो बढ़ता है, इम्यूनिटी बढ़ती है। होम्योपैथी बहुत ही सेफ़ मेडिसिन है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो इससे एक अच्छा रिज़ल्ट हम बच्चे को दे सकते हैं। राइट। और इसी के साथ आई एम श्योर आपको ही पता होगा कि ये वक्त है अभी हमारा कॉलर जो है उनसे बात करने का। नंबर जो है फ्लैश होते रहता है और अगर आपको कॉल करना है तो आप इस नंबर पर कॉल कर अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन जो है वो नमा होम्योपैथी के डॉक्टर से जान सकते हैं। तो जानते हैं कि आज के हमारे कॉलर कौन है और उनको क्या पूछना है। मेरा नाम जयंत देशमुख है। मेरी बेटी 12 साल की है। वो बाकी बच्चों से पढ़ाई में थोड़ी सी पीछे रहती है, उसका कंसंट्रेशन नहीं लगता है। उसको एक हैबिट हो गई है, वो हर जगह पे एक आईना लेकर घूमती है। हम लोग उसको जब भी छीनने की कोशिश करते हैं तो बहुत एग्रेसिव हो जाती है। हमेशा उसको एक ही गेम अच्छा लगता है, वो एक ही गेम एक ही तरीके से खेलती है। तो ये कौन सी बीमारी में आता है और आप लोग इसमें किस तरह से हमारी हेल्प कर सकते हैं? नमस्कार जयंत जी, जैसे कि आप अपने बच्ची के बारे में बताएं कि एक रिपीटेटिव पैटर्न रहता है और एक ही चीज़ से खेलती है, जैसे आपने बोला कि आईना लेकर घूमती रहती है, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि आपकी जो बच्ची है उसे एक डेवलपमेंटल प्रॉब्लम है जिसे हम बोलते हैं ऑटिज़म। तो डेफ़िनेटली हम नमा होम्योपैथी से आपको हेल्प कर सकते हैं। तो आपके आसपास जो भी ब्रांच होंगे आप वहाँ पे विज़िट करिए, हम वहाँ पे आपका पूरा डिटेल में केस हिस्ट्री लेंगे और आपकी बच्ची को और भी अगर कोई सिम्टम्स होंगे तो वो सब पूछ कर उन्हें डेफ़िनेटली हेल्प करेंगे, जिससे उनके स्टडीज़ में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और उनका जो रिपीटेटिव एक्टिविटी हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। राइट। एंड जो नंबर नीचे फ्लैश हो रहा है उस नंबर पर भी आप कॉल कर नमा होम्योपैथी के सेंटर में विजिट कर सकते हैं। नागपुर की बात है तो आपको यहीं पर सेंटर मिल जाएगा, और अगर बाकी रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई में दादर और ठाणे, एंड देन पुणे, नासिक, कोल्हापुर, सोलापुर और औरंगाबाद, नांदेड़, अकोला, यहाँ पर भी नमा होम्योपैथी के जो है वो सेंटर्स मौजूद हैं। अब अगर मैं बात करूँ इन डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के कॉम्प्लिकेशंस की, कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, लगता है कि बच्चा है तो ज़िद तो करेगा, बच्चा है ऐसा बिहेवियर नॉर्मल है। तो कई बार पेरेंट्स इसे ज़िद समझते हैं और कई बार उनको ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। तो अगर इन अर्ली साइंस को इग्नोर किया जाए, नॉट डेलिबरेटली, लेकिन अगर इग्नोर किया जाता है तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं आगे फ्यूचर में? कॉम्प्लिकेशन देखा जाए तो अभी हमने एक क्वेश्चन लिया जिसमें वो पेशेंट के फादर बोले कि अगर कोई चीज़ छीन ली जाती है तो अग्रेसिव हो जाते हैं। तो अग्रेशन जो है, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है इन बच्चों में, और हमने देखा है कि इन बच्चों को एक अलग ही नज़रिए से देखा जाता है। तो लोग बोलते हैं अरे ये पढ़ाई में बहुत ज़्यादा वीक है, इसका ध्यान नहीं रहता, इसको पढ़ने की इच्छा नहीं है। तो ये बार बार सुन के जो उनका कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, सेल्फ एस्टीम ही नहीं होता, बहुत अकेले रह जाते, चिड़चिड़ाहट बढ़ जाती है। तो बिहेवियरल चेंजेस दिखने को मिल जाते हैं और बार बार सुनते कितना कोई सुनेगा, तो एक एंटी सोशल एक्टिविटी भी करने लग जाते हैं बच्चे। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं इन कंडीशन में। राइट। और जहाँ तक बात है बच्चों की तरफ ध्यान देने की, तो हम समझते हैं कि फ़िलहाल जो लाइफ है 2023 में वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। पेरेंट्स को दोनों को काम पर जाना पड़ता है और बाकी चीज़ें भी हैंडल करनी पड़ती है, लेकिन ऐसे में भी बच्चों पर ध्यान देना
ज़्यादा ज़रूरी है। बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल कर मेरे ख्याल से जो साइन एंड सिम्टम्स आपने बोले हैं उन्हें डिफरेंशिएट करना पेरेंट्स को सीखना चाहिए। और अगर कुछ भी अलार्मिंग आपको लगता है तो आपके लिए ऑफ कोर्स नमा होम्योपैथी है, डॉक्टर चंदा गुप्ता है, आप इनसे आकर मिल सकते हैं एंड अपने प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशन है डेफिनेटली आप होम्योपैथी के ज़रिए पा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर, आज डेवलपमेंटल डिसऑर्डर के बारे में इतना डिटेल में आपने हमें बताया। कुछ आप अगर और कुछ कहना चाहें तो। देखिए, कोविड के पहले का जो सिचुएशन था वो बहुत अलग था। अब जैसे आपने बोले कि दोनों भी पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, तो वर्किंग होने के कारण वो बच्चों को किसी के पास छोड़ के चले जाते हैं। तो यदि उनको ऐसे सिम्टम्स दिखते भी हैं ना, तो कुछ समय के लिए दिखते हैं, तो वो उसे इग्नोर कर देते हैं और समझ नहीं पाते। आप जस्ट अभी बोले कि हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, बट जैसे ही कोविड आया, वर्क फ्रॉम होम शुरू हो गया, दोनों पेरेंट्स घर से ही वर्क करने लगे, तो बच्चों का बिहेवियर दिन भर देखने के लिए मिलता है। तब उन्हें समझ में आता है कि हाँ, कुछ तो इशू है। तो कोविड के बाद, कोविड के टाइम से ही सिचुएशन अलग हो गया है और अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ गया है, ऐसा हम बोल सकते हैं, क्योंकि बच्चों के साथ रहने का जो टाइम है वो ज़्यादा बढ़ गया है। राइट और जितना हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे उतना ज़्यादा शायद हमें सॉल्यूशंस जो है वो मिलते जाएंगे। तो बात करना अपने आप में ही एक स्टेप होता है कि हम क्योर की तरफ बढ़ते हैं बात ही शुरू करने से। तो आई एम श्योर आज के डिस्कशन के बाद आपको ही बहुत फ़ायदा हुआ होगा एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत इनमें से है तो आप नमा होम्योपैथी में ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। तो देखते रहिए हेल्थ एंड होम्योपैथी विथ नमा होम्योपैथी। मैं हूं निकेता। थैंक यू।